नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश का भाग 3 देखेंगे। इसके पहले 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर इन शासकों से जुड़े प्रश्न हम लोगों ने देखा था। तो जो लोग अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जहांगीर से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो 2 अस्पा जो है यह क्या होता था? तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे 2 अस्पा में। और सिंह अस्पा में जो है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो जो है ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा कि 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका पहला कि जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। और तीसरा जो है मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। मुगल बादशाह अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष प्रारंभ किया था। और मनसब प्राप्तकर्ता जो है 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से जो है 500 तक उमरा और 500 से 2500 तक जो है अमीर तथा 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। मनसबदारों को वेतन, नगद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। और मनसबदारों की जागीरें स्थानांतरित कर दी जाती थीं तथा वे मृत्यु पर जब्त की जा सकती थी। इस प्रकार जो है मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे। तो जो है आपका पहला और तीसरा केवल सही है, बाकी दूसरा और चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। 1 और 3 वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी कि दुर्ग किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त जो है भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जो है वह 1608 से लेके 1611 तक जहांगीर के दरबार में जो है भेजा जाने वाला राजा ब्रिटिश जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह जो है शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता जो थे वह सर थॉमस रो थे। तो हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में 3 वर्षों तक रहा, 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकिंस को। 1608 ईस्वी में हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया। और सम्राट जहांगीर हॉकिंस से काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका जो है विवाह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में।
ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था और इंग्लैंड की सम्राट जेम्स प्रथम के दो प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस जो कि 1608 से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा, तथा सर थॉमस रो यह 1615 से लेके 1619 तक जो है जहांगीर के दरबार में रहा। तो यहाँ जो है पूछा गया कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1615 में भारत आया था और 1619 तक इसने रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से लेकर 1619 तक रहा और 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 में आया। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ जो है शिकार खेलने भी जाता था। अगला क्वेश्चन आपका, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट। पीटर मुंडी जो है इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था और निकोलो मनुची वह इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था और विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के समय ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था और फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रिमांस्ट्री में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण जो है किया है। तो यदि पूछा जाएगा कि फ्रांसिस्को पेलसर्ट की पुस्तक का क्या नाम है, तो रिमांस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा जो है वह लाहौर में है, शाहदरा में, और बाबर का मकबरा जो है वह काबुल में है जो कि अफगानिस्तान में है। तो बी और डी यहाँ दो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर जो है जहांगीर को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया और फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया है। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल हसन को। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। और अगला क्वेश्चन है आपका, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंसूर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंसूर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर ने। जहांगीर जो है एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है और इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है जो कि जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी
द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है और दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी और ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना मोहम्मद हादी ने की थी और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी। तो जहांगीर द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखा गया है वह फारसी में लिखा गया है और बाबर द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया है तुजुक ए बाबरी वह तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन जो है 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से प्रारंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? पहला है आसफ खां, दूसरा है खुर्रम, तीसरा महावत खां, चौथा है खुसरो। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 यानी कि खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो है खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ और 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था और 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न आपका, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर का। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से पैदा हुआ था। इसने अपने मामा मान सिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता और पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से जाना जाता, ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खुर्रम। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य जो थे वह एतमातुद्दौला या मिर्जा गियास बेग थे, जो कि नूरजहां के पिता थे, और अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थीं। आसफ खां नूरजहां का भाई था एवं शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। इस गुट का प्रभाव जो है 1627 ईस्वी तक रहा और नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो है आपका 1611 से लेके 1622 तक और दूसरा जो है 1622 से लेके 1627 तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था, तो खुर्रम जो है वह नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया और यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा वह श्वेत संगमरमर का है। इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई। इसमें जो है गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ निर्माता दिया गया, दूसरी तरफ स्मारक। तो चलिए जो है देख लेते हैं।
बाबर द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद संभल में है। तो बी है आपका हुमायूं, तो यह दीन पनाह जो है हो जाएगा। और सी है अकबर, तो अकबर द्वारा जहांगीरी महल का निर्माण करवाया गया था और जहांगीर द्वारा जो है अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया गया था। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए से हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला क्वेश्चन आपका गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दतिया में। गोविंद महल जो है यह मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है और गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो इसका निर्माण पूछेगा तो 1614 ईस्वी में करवाया गया था गोविंद महल का निर्माण। कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है वह डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है मकबरा अजमेर दिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है वह दिल्ली में है। बाकी जो है सभी ऑप्शन सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे शाहजहां से जुड़े प्रश्नों को। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामरिक महत्व की केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत वह दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से जो है वह निकल गया था। अगला प्रश्न आपका, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। बादशाह शाहजहां की कामना जो है अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बना सकें। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य ने। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में पंडित की थी और सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था, जिसके निमित्त अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए न्यायिक महामहोपाध्याय विश्वनाथ न्याय पंचानन सहित 101 विद्वानों ने इस संग्रह समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलीम। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में 2 शैलियाँ प्रचलित थीं। पहला जो था वह भारतीय फारसी तथा दूसरा ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली का उत्कृष्ट प्रवर्तक अबुल फजल था। इस शैली के विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में अमीनाई कजवीनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद्य शैली का इस समय काफ़ी बोलबाला था।
शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कलीम को जो है राजकवि नियुक्त किया था। और कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, कुदसी और मीर मोहम्मद कासिस, सलीम मसीह, मुनीर और जो है हाजी दिलेरी आदि जो है इसमें शामिल थे। तो यहाँ जो सही होगा कि आपका कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो वह था कलीम। अगला प्रश्न है आपका, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से जाना गया, के साथ हुआ था। और भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताजमहल में। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों से, जो कि उत्तर में है और एक दक्षिण में है, से सामान्य प्रजा आया करती थी। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में वह आपका है दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल है, मोती मस्जिद, खास महल है, उसके बाद मुसम्मन बुर्ज है, नगीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ताजमहल और लाल किला। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। 5 फरवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। और उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री, जिनका नाम था जगत गोसाई, 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। और 24 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा कि आगरा से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ स्मारक दिया गया, दूसरी तरफ निर्माता। तो अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ए का जो है आपका पहला हो जाएगा। बी है बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में है का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। तो बी का दूसरा हो जाएगा। सी है मोती मस्जिद आगरा का निर्माण जो है वह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और डी का जो है आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो 1 2 3 4, यानी कि आपका सी ऑप्शन आप देख सकते हैं सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य जो है वह 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ और इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह जो है सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। अगला प्रश्न आपका, लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां के शासनकाल में। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे द्वारा सिकोह ने सिर्र अकबर शीर्षक के तहत किया और इसमें 52 उपनिषद का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि लघु अकबर की संज्ञा किसे दिया गया है? तो दारा को जो है उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी प्रदान की थी और नज्म उल बहरीन दारा की जो है मूल रचना है। और अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो अभी हम बताए हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दारा सिकोह को। और दारा सिकोह को ही लेनपुल द्वारा लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिर्रे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा सिकोह। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए.एल. श्रीवास्तव ने। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। और जे.एन. सरकार, आप देख सकते हैं विकल्प बी में है जे.एन. सरकार, और बी.ए. स्मिथ जो कि ए ऑप्शन में है, शाहजहां के काल को जो है स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। और आर.एस. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न आपका, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीर जुमला ने। मीर जुमला का वास्तविक नाम जो था वह मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से अर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला आया और प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में वह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिनका शासनकाल रहा था 1626 से लेकर 1672 ईस्वी तक, की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ जो है मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिला और शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया था। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज, जिसको सिजदा कहा जाता था, समाप्त कर दिया था। 1636 से लेकर 37 में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया और ज़मीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। सिजदा जो था वह साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता था। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना जो है कठिन हो गया था।
अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक जो है दक्कन का गवर्नर रहा तथा 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया। जिस तरह वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक जो है वह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग औरंगजेब से जुड़े प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि कथन ये दिया गया कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा कि ये सत्य है और आर जो है वह असत्य है। यानी कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ये आपका सही है। और कारण जो है दिया गया कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु वह तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी और तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई जो है सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। तो इसलिए आपका आर जो है यानी कि कारण यह गलत हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। तो सी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा कि ए सत्य है और आर जो है वह असत्य है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 1658 ईस्वी में हुआ था और उसका दूसरा राज्याभिषेक खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ था। और अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न आपका, धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से था तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मट युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया एवं शाही सेना की पराजय से दारा सिकोह की दुर्बलता वह प्रकट हुई। अगला क्वेश्चन आपका, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम बताए हैं धर्मट वह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुलेमान सिकोह। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहाँ उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। अगला प्रश्न आपका, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। वो अकबर नहीं, अकबर 2 है। तो औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर जो कि 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति से की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की। मुगल सेना ने से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत आया, किंतु अकबर फारस भाग गया
और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न आपका, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जय सिंह के साथ। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह जो है कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई थी। तो सन भी पूछा जाता है आपसे कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, तो 1665 में। अगला क्वेश्चन आपका, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब को। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में मानते थे। अगला क्वेश्चन आपका, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। औरंगजेब के शासनकाल में, इसका शासनकाल जो रहा था वह 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक रहा। इस बीच कोई यूरोपीय यात्री जो है इसके दरबार में नहीं आया था। विलियम हॉकिंस, आप देख सकते हैं कि विलियम हॉकिंस और टॉमस रो, ये दोनों जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। और पीटर मुंडी, यह जो है अंग्रेज यात्री था, यह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। और एंटोनियो मोंसेराट, यह जो है अकबर के शासनकाल में आया था। तो इस तरह जो है आपका यहाँ कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1686 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न आपका, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल में कुल सेनापतियों में 33% जो थे वह हिंदू थे, जिसमें जो है मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहां के काल में 24% था। तो सर्वाधिक जो हिंदू सेनापति थे वह औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। अकबर द्वारा इसे मुगल शासकों में अकबर ने इसे समाप्त किया था और औरंगजेब द्वारा जो है इसे पुनः लगाया गया। और मुसलमानों पर जो जजिया कर लगाने वाला शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। तो यह जो है याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का नाम जो है यानी कि अर्थ उसका है दारुल इस्लामी। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति जो है सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा जो है के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार जो है प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों जो कि दारुल हर्ब कहलाता था के विरुद्ध धर्म युद्ध, जिसको जिहाद कहा जाता है, करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो जो है बी ऑप्शन यहाँ से हो जाए कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था, तो वह दारुल इस्लामी था।
अगला प्रश्न आपका बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में कराया था। इसे जो है बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली व सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो अभी हम बताएं कि राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसको बीबी का मकबरा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहन तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थीं चेबुन्निसा, जिनतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबतुन्निसा। तो सभी निसा ही थीं। अगला प्रश्न है आपका औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। अगला प्रश्न आपका संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। रामदास जो है महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1606 ईस्वी में, जबकि मृत्यु इनका 1682 ईस्वी हुई थी। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। और गुरु रामदास वह सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो कि अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। इसे संत रामदास हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसको मोती मस्जिद कहा जाता है, का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवा कर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है मुगल वंश का पार्ट 3। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट जो है देख चुके हैं। जो लोग उसे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।